हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने जो सेट वाला वीडियो है उसका एक एक्सटेंशन लेकर के। तो जैसा कि आप सभी से लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि जो SET एग्ज़ाम है, जिसे हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिस एग्ज़ाम को, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका एक अलग से वीडियो आएगा और हम बढ़िया तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में SET एग्ज़ाम्स के फ़ायदे क्या क्या हैं या क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और एक्चुअल में ये जो एग्ज़ाम हैं वो किन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ, क्योंकि आप इस सेशन से बहुत सारे इंसाइट्स जो हैं वो प्राप्त करने वाले हैं। जिन्हें मेरा नाम नहीं पता है, मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को UGC NTA नेट में पेपर 1 ICT पढ़ाती हूँ, पेपर 1 में यूनिट 8 ICT पढ़ाती हूँ और इसके साथ ही साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। जैसे हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, अच्छा अगर आपको सेट एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता एंड समहाउ यू एंड अप क्लिकिंग ऑन दिस सेशन, तो पहले सेट एग्ज़ाम क्या है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। तो उसे क्या करिएगा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वो सेशन अवेलेबल है वीडियो वाले सेक्शन में, उस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं। जिस तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, वैसे ही सेट का जो एग्ज़ाम है वो केवल स्टेट स्तर पर होता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। ये बात बिल्कुल हमें पकड़ के चलनी है, क्योंकि यही हमारा आज के सेशन का फोकल पॉइंट होने वाला है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक व्यक्ति को, एक एस्पिरेंट को राज्य में क्या दिलाता है, स्टेट में एलिजिबिलिटी दिलाता है। किस बात की? असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में क्या होने की, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की या इंटरव्यू को अटेम्प्ट करने की। जी हाँ, तो भारत में ऐसे ही बिना किसी एलिजिबिलिटी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो इंटरव्यू हो, नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा विश्वास करेगा, क्योंकि मैं 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर पद का जो परमानेंट होता है वो दे चुकी हूँ, और भी मल्टीपल चीज़ों के इंटरव्यू मैंने दिए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी कह रही हूँ, ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी, कि भारत में चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपके पास एक अहर्यता होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, उस संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो जैसे नेट का एग्ज़ाम आपको भारत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एलिजिबिलिटी, अहर्यता प्रदान करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, वैसे ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको प्रदान करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अहर्यता। नॉट ये कोई वो नहीं है सर्टिफिकेट कि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी, नहीं, लेकिन आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेट तक ही लिमिटेड है ये एलिजिबिलिटी, लेकिन उस स्पेसिफिक राज्य में अगर आपके पास मान लीजिए नेट नहीं भी है, आप सेट दे देते हैं, तो जिस राज्य का सेट आपने दिया है, जिस राज्य का सेट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, उस राज्य में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति निकलती है तो आप उस पद के लिए एलिजिबल होंगे। पहला फ़ायदा ये है सेट का, मतलब कि अच्छा अगले फ़ायदे पर चलते हैं, फिर थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेंगे। दूसरा फ़ायदा है कि वही जिस स्पेसिफिक राज्य का आपने सेट का एग्ज़ाम दिया है, आप उसी राज्य में, देखो इसलिए मैंने ना यहाँ पे नीचे भी आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है, जिस भी स्पेसिफिक राज्य से आपने सेट दिया है उसी राज्य में अगर अलग अलग संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में PhD में एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ रियायतें मिलेंगी। जैसे नेट JRF के स्टूडेंट्स को रियायतें मिलती हैं, या फिर उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए इंटरव्यू में सीधे कई जगह। ये बात जो है वो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके से लागू होती है, लेकिन हाँ, आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा हथियार है, एक वेपन है जो कि आपको मदद करेगा PhD में एनरोल होने के लिए, ठीक है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों क्या हैं, आपके बातें हैं, ये दोनों बातें एप्लीकेबल हैं केवल उन्हीं राज्यों में जिन राज्यों का आपने सेट का एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लूँगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में सेट के एग्ज़ाम हुए भी थे और वो मेरा होम स्टेट भी है। मध्य प्रदेश में SET या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया,
अब मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्तियां निकली हैं, तो क्योंकि मेरा सेट क्वालिफाई है मध्य प्रदेश का ही, इसलिए मैं उस राज्य के मतलब मध्य प्रदेश के ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली है उसमें अप्लाई कर सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में सेट हुआ, मैंने वेस्ट बंगाल का सेट क्वालिफाई कर लिया है, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, तो क्या लॉजिक लगाओ, यहाँ पे इन दोनों राज्यों का कोई लेना देना है, दोनों राज्य अलग अलग है। एग्जाम मैंने कहीं क्वालिफाई किया, भर्ती कहीं की निकली है, अप्लाई कहीं करना है, तो क्या उस एग्जाम को दिखा के मैं यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, सेट में ये बात एप्लीकेबल नहीं है। तो जिस राज्य का सेट आपने क्वालिफाई किया है उसी राज्य में आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए। पीएचडी में कुछ स्पेशल प्रोविजंस आपको या कुछ प्रिविलेजेस आपको पीएचडी में मिल जाते हैं, लेकिन जिस राज्य का सेट है उसी राज्य में। लास्ट वीडियो में जब सेट के बारे में क्लियर कर रही थी मैं, तो मैं बता चुकी हूँ, पर फिर से बता दूँ, अभी भी कोरी होगी कि मैम हम दूसरे राज्य के हैं, क्या दूसरे राज्य में सेट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम क्वालिफाई करोगे और जिस राज्य से एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी राज्य में अगर भर्ती निकलेगी तो वहां पे एलिजिबल होगे। आया समझ? ठीक है, तो ये दो फायदे हैं किसके? सेट को क्वालिफाई करने के। ठीक है, इसके बाद अब भैया सेट का एग्ज़ाम किसे देना चाहिए, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि मैम हमें सेट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, या जब भी सेट का कुछ भी नोटिफिकेशन आता है ये क्वेरी हमेशा आ जाती है कि मैम मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। सेट का एग्ज़ाम मेरी समझ से वो सभी लोग जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें बराबर से नेट का एग्ज़ाम और सेट के जितने भी पॉसिबल एग्जाम्स आप दे सकते हो आपको देने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट के एग्जाम का लगभग सेम लेवल होता है नेट की तरह या नेट के एग्जाम की ही तरह, सिलेबस पैटर्न सब कुछ है। तो एक तो आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस बनी हुई है और दूसरा ये लक और चांस की बात होती है कि आपका नेट नहीं भी हुआ, आपने किसी ABC राज्य का सेट दिया, उसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की थोड़े समय में नियुक्ति निकल गई, आपने उसमें भर्ती में क्या किया, अप्लाई कर दिया, एंड यू नेवर नो क्या अच्छा हो जाए, शायद आपकी मेहनत रंग ले आए। ठीक है, तो वो सारे लोग जिनका किसी कारणवश नेट JRF नहीं हो रहा है, जो लोग नेट JRF के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो जाए, जिन राज्यों में पॉसिबल हो सके सेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। दूसरा फ़ायदा है सेट का एग्ज़ाम देने का कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, अगर आपका किसी कारणवश नेट नहीं हो रहा है, या अगेन ये चांस की बात है कि दिसंबर 2023 वाले अटेम्प्ट में किसी कारणवश आपका देखो JRF हो गया तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल पे एलिजिबल हो। नेट हो गया तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल पे एलिजिबल हो। हम बात कर रहे हैं तब जब मैम हमें एलिजिबिलिटी तो चाहिए ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब क्या करें। ठीक है, ओके। तो सेट देने का एक फ़ायदा ये भी है कि अभी से अब दिसंबर नेट JRF के एग्ज़ाम के बाद अब सीधे जून 2024 में एग्ज़ाम होगा। 6-7 महीने का जो यहाँ पे समय है, ठीक है, उसके बीच में अलग अलग भर्तियां आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आपने 2-4 राज्यों के सेट दे रखे होते, क्वालिफाई कर रखा होता, उन राज्यों में भर्तियां आई हैं, तो शायद आपको नेट का वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप भर्तियों में सीधे अप्लाई करते, एग्जाम देते, क्वालिफाई हो जाता तो आप नियुक्ति ले लेते। करेक्ट। तो सेट का यह भी फ़ायदा है एक कि जिनका नेट नहीं हुआ है या जिनका किसी कारणवश नेट नहीं हो पा रहा है या आप वेट कर रहे हो, तो उस बीच में आप क्या कर सकते हो, सेट के एग्ज़ाम दे सकते हो। बिल्कुल सेट के एग्ज़ाम क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा एक और बहुत स्पेशल क्वेरी आई थी। अब आप बोलोगे कि बहुत लंबा सेशन खींच दिया, लेकिन जानकारी जब तक कंप्लीट ना बताई जाए ये फिर चोरी है ना। एक टीचर के तौर पे मैं आपसे चोरी कर रही हूँ, तो जो अपने आप से रिलेट कर पाते वो इस पॉइंट को सुनना, वरना इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। एक क्वेरी आई थी, एक बच्चे का कहना था कि मैम हमारा जो मीडियम है ना वो क्या है भाषा का, ना ही हिंदी है ना ही अंग्रेजी है, कोई तीसरा है। एक बच्चा था, आई थिंक उनका मीडियम मराठी था या कुछ था। ठीक है, और उनकी ये क्वेरी थी कि मैम बचपन से हमने पढ़ाई जो है वो सपोज मराठी से करी है।
ठीक है, अच्छा जी। और हमको ना ही हिंदी आती है ढंग से, ना ही अंग्रेजी आती है, और इसके कारण हम नेट का एग्जाम मैम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाहत रखते हैं उस कंडीशन में। और उस बच्चे का मीडियम मराठी था, ना कि भाषा मराठी, मतलब नॉट मराठी लिटरेचर वाला नहीं, उसका मीडियम मराठी था शायद। उस कंडीशन में भी जो महाराष्ट्र का सेट होता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का सेट है, गुजरात का सेट है, गुजरात में गुजराती आवश्यक है, महाराष्ट्र में मराठी आवश्यक है। पेपर इंग्लिश में आएगा और मराठी में आएगा, इस तरीके से गुजराती में आएगा और इंग्लिश में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एकदम एक किसी हिंदी इंग्लिश के अलावा तीसरी भाषा में फ्लुएंट है, उनका मीडियम पढ़ाई का वो तीसरी भाषा रहा है, और वो हिंदी इंग्लिश में एग्जाम नहीं दे सकते हैं दोनों मीडियम्स में, तो उनके लिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना बड़ा टफ हो जाएगा। एग्जाम ही वैसे टफ है, और उसके बाद एक कंडीशन और ये लग गई, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आपके लिए जो सेट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा टू गेट इन एलिजिबिलिटी। और उसके बाद क्या है कि आप फिर फाइट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। अभी तो आपके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं, कम से कम आपके पास पास तो आ जाएगा ना एंटर करने का उस कंपटीशन में। तो ये कुछ फ़ायदे हैं एसईटी एग्ज़ाम के। उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि एसईटी एग्ज़ाम क्या होते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको कौन कौन सी अर्हताएँ या फिर एलिजिबिलिटी जो है वो प्राप्त होती है। और अगर आप जून 2024 वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट के एग्ज़ाम को, या फिर आपका टारगेट है सेट का एग्ज़ाम, या फिर आपका टारगेट है आरईटी का एग्ज़ाम, या फिर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, या यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए जितने एग्ज़ाम्स हैं इनमें से कोई सा एग्ज़ाम भी अगर आप क्या कर रहे हो टारगेट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनरोल कर सकते हो मेरे कोर्स में। और इसके अलावा अंडर 24/7 जो है वो यूजीसी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को केटर करता है, तो आप हमारे, नॉट जस्ट मेरे बल्कि हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मैं अपने कोर्स का थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको मेरे कोर्सेज में मिलने वाले हैं, ठीक है जी, करेक्ट। एंड अगर आप मेगा पैक लेते हो तो आपको 6 महीने के कॉस्ट पर 12 महीने का कोर्स मिल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, और आपको अपडेटेड सिलेबस और कंटेंट मिले, है ना, बेहतरीन फैकल्टी के साथ, तो आप हमारे कोर्सेज में आज ही एनरोल करिए, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो 26 तारीख से शुरू हो रही है और अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर। अंडर 24/7 की वेबसाइट पर चले जाइए, अंडर 24/7 सर्च कर लीजिएगा। आप जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के यूजीसी सेलेक्ट कर ले, क्योंकि यूजीसी ही हमारा आयोग है। यूजीसी नेट जून 2024 को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेपरेटली कोर्सेज लेना चाहते हैं, केवल पेपर 1 का कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस कोर्स में क्लिक करेंगे। देखो फाउंडेशन बैच पेपर 1 एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, एकदम साफ लिखा है। अगर आपको सेपरेटली पेपर 2 का कोई बैच चाहिए, सिर्फ पेपर 2 का बैच चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। लेकिन अगर आप हमारे कॉम्बो पैक्स में एनरोल करते हो, है ना, तो कॉम्बो पैक मतलब कि जैसे हम मेगा पैक कहते हैं, उसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिल रही हैं। तो आपका जो भी पेपर 2 है, मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश के मेगा पैक में आपको पेपर 1 मिलेगा और पेपर 2 इंग्लिश मिलेगा। हिंदी का मेगा पैक है तो हिंदी का कोर्स मिलेगा और इसके साथ ही साथ पेपर 1 भी आपको साथ में मिलेगा मेगा पैक में। सेम अप्लाइज टू पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जितने भी मेगा पैक्स हैं उसमें आपको सेम कॉस्ट पर डबल वैलिडिटी मिल रही है। फ़ायदा ये है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो मेगा पैक है उसमें एनरोल कर लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ एनरोल कैसे किया जा सकता है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। खैर, बाय नाउ पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पे कोड लगा लीजिएगा। ध्यान से देखो, अभी 7150 का ये कोर्स है, लेकिन आपने यहाँ पे कोड लगाना है Y792, ठीक है। थोड़ा कम और डिस्काउंट बता दूं ना कि इतने महंगे में ही कोर्स लेना है। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, तब नहीं चाहिए तो भाई खरीद लो 7150 में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो क्या कोड लगाएं, Y792। जैसे ही आप Y792 लगाओगे, देखो ये कोर्स जो है वो 6578 का हो जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको ये हमारा मेगा पैक जो कि कितने महीने का है, 12 महीने का है। अब 12 महीने का हिसाब लगाओ, 6 + 6 मंथ मतलब 1 साल के लिए कोर्स मिल रहा है 6578 की कॉस्ट पर, वो भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ठीक है जी। तो साल भर में भैया हम इससे ज़्यादा इधर उधर में खर्च कर लेते हैं, मूवी चले जाते हैं, खा पी लेते हैं।
अभी पेपर 1 और पेपर 2 को अगर आधा आधा कर दो तो 3,500 हज़ार के लगभग, और उनको भी आधा आधा कर दो। अब हिसाब लगाओ कि कितना बेहतरीन कंटेंट सारा कंप्लीट यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर मुहैया करवाया जा रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह जैसे फीचर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये कोर्स जो है, कोई भी कोर्स मतलब कोई भी मेगा पैक, अगर आपको 6578 की कॉस्ट पर चाहिए तो आप भूलिएगा मत कोड लगाना Y792। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको क्या है, अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपकी मदद करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और अगर आपका सेशन अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सेट और ये सब, तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना मत भूलें। Y792 कोड ज़रूर लगा लेना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप सभी से मुलाकात होगी पेड क्लासेस में भी। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं ऐसे ही होलिस्टिक वीडियोस लेकर के आऊँ, तो आप सभी के सजेशंस जो है वो बिल्कुल इनवाइटेड है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ और उसके हिसाब से ही ये वीडियोस जो हैं वो क्रिएट करे जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।